अच्छा, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक क्या देखे? जो बेसिक्स है एल्गो के बारे में, सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई करना है वो सब देखे। उसके बाद में क्या देखे थे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना है। अब इसके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब बता रहे थे, उस बीच में क्या किए थे? क्या बोल रहे थे? जो इस तरीके का अगर रहे, जो एन स्क्वायर हो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आ रहा था, या फिर 5n स्क्वायर आ रहा था, या फिर 20n स्क्वायर आ रहा था, तो तीनों को ही हम लोग क्या लिख रहे थे? तीनों को इक्वल क्या लिख रहे थे? बीगो एन स्क्वायर। और क्या बताए थे? बीगो है जो ये सब कांस्टेंट को कंज्यूम कर जाएगा, ये सब कांस्टेंट कंज्यूम कर जाएगा। तो क्यों करता है ऐसा? ऐसा क्या है बीगो में? तो इसलिए अभी हम लोग देखेंगे कि बीगो एक्चुअली है क्या। इसके लिए हम लोग को एक टॉपिक देखना होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एक टॉपिक है एसिम्पटोटिक नोटेशन। एसिम्पटोटिक नोटेशन टॉपिक का नाम है। इसके अंदर में हम लोग जितना भी डिटेल्ड होगा नोटेशन के बारे में, जैसे यहां बीगो है वैसे ही कुछ और भी होगा। क्या क्या होता है वो सब चीज देखते हैं अभी हम लोग। तो इसमें मेनली 3 कैटेगरी है। क्या क्या नोटेशन में है? एक नोटेशन में है बीगो नोटेशन, जो कैसा दिखेगा? ऐसा बीगो। पहला कैटेगरी क्या है? बीगो नोटेशन। सेकंड क्या है? सेकंड है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा कैसा दिखेगा? जैसे बचपन में हम लोग ओम पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते थे, कितना ओम, 5 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस है। वही ओम है जो सिंबल है ओमेगा का। इसको और अच्छा से बना लेते हैं। ये किया ओमेगा। ओमेगा नोटेशन का सिंबल कैसा है? जैसा ओम था, ओमेगा यही है। बीगो नोटेशन का सिंबल क्या है? बीगो कैपिटल ओ है। फिर एक और भी नोटेशन होगा थर्ड में, ये है थीटा। थीटा नोटेशन, ये क्या होगा? थीटा है, ये थीटा है। मतलब कि मेनली 3 ही कैटेगरी है एसिम्पटोटिक नोटेशन के लिए, कि जो हम लोग बीगो एन स्क्वायर, बीगो एन सब लिख रहे थे, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास रहे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, इसके लिए 3 नोटेशन यूज करते हैं हम लोग। कहीं पर बीगो करेंगे, कहीं ओमेगा करेंगे, कहीं थीटा करेंगे। तो बीगो क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली बीगो नोटेशन कब यूज करेंगे, ओमेगा नोटेशन कब यूज करेंगे, और थीटा नोटेशन कब यूज करेंगे, इसका यूज देखेंगे कहां कैसे कर सकते हैं। तो मेनली एसिम्पटोटिक नोटेशन में क्या क्या हो गया? एक बीगो, ओमेगा, थीटा। मेनली
ये तीनों नोटेशन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। आसान चीज है, बस सुनते रहना, कहानी कथा जैसा सुनते रहो, सब समझ में आएगा। और इससे क्वेश्चंस भी आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि देखकर बना सकते हो, कहीं कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन देखेंगे आंसर समझ में आ जाएगा, इतना आसान आएगा। लेकिन हाँ, समझ लेने के बाद में आसान होगा, इसलिए फर्स्ट टाइम तो समझना होगा ही। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, बीगो क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, ये तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में लिखते हैं बीगो, बीगो बीगो नोटेशन, जो कैपिटल ओ जैसा इसका सिंबल है। तो अब इसको समझने के लिए कुछ डेटा हम लोग एज्यूम करते हैं। क्या डेटा एज्यूम करेंगे हम लोग? डेटा क्या एज्यूम करते हैं, लेट fx and gx be two पॉजिटिव फंक्शन। मतलब कि दो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, एक क्या है, एक है fx और एक और है gx। fx और gx दो पॉजिटिव फंक्शन है, निगेटिव नहीं है। दोनों ही fx और gx क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक, इसके हेल्प से हम लोग तीनों ही नोटेशन जो है, बीगो, ओमेगा, थीटा, तीनों ही पढ़ेंगे, दो ही फंक्शन fx और gx लेकर। तो आप देखते हैं क्या है ऐसा। तो बीगो का मतलब क्या है, बीगो नोटेशन का मतलब क्या है, if fx and gx be two positive function and there exist C and there exist C N naught where C greater than 0। ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बताएंगे क्या है। ठीक, ये स्टेटमेंट है, बस इसको अभी देखो। वेयर C ग्रेटर देन 0, N ग्रेटर देन इक्वल टू 1। fx लेस देन इक्वल टू C into gx, fx less than equal to C into gx for all n greater than equal to n naught। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है बीगो नोटेशन का। बीगो नोटेशन का ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या किए हम लोग, सबसे इनिशियली क्या किए हैं, स्टार्ट कैसे किए, लेट fx एंड gx बी टू पॉजिटिव फंक्शन।
दो पॉजिटिव फंक्शन एफ और जी को एज्यूम किए हैं हम लोग। उसके बाद ये स्टेटमेंट बीगो नोटेशन क्या बोलता है, इफ एफ एंड जी बी टू पॉजिटिव फंक्शन, जो कि है हम लोग एज्यूम ही किए हैं, पहले लेकर ही चले हैं, एफ एंड जी बी टू पॉजिटिव फंक्शन, जो कि है एग्जिस्ट कर रहा है। इफ एफ एंड जी बी टू पॉजिटिव फंक्शन एंड, मतलब कि एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन तो है पहले से, एंड देयर एग्जिस्ट सी क्या है अभी बताते हैं क्या है, सी एन नॉट वेयर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां पर कि सी और एन नॉट, यहां एन नॉट है, सी एन नॉट ये है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है सी एंड एन नॉट, कोई कांस्टेंट है जो कि सी ग्रेटर देन 0 है। दो कांस्टेंट है सी और एन नॉट, जिसमें कि सी हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा हमेशा ही। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा क्या स्टेटमेंट है, अटपटा लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, एकदम आराम से समझना है। पहले सिंबल को समझते हैं कि कौन सा सिंबल क्या है एक्चुअली, उसके बाद में ये स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे। तो सी और एन नॉट क्या है, सबसे पहले देखो यहां क्या क्या है, एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन है। उसके बाद क्या है, सी और एन नॉट कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है जिसमें कि सी ग्रेटर देन 0 है, सी है जो ग्रेटर देन 0 रहेगा और एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो सी और एन एक्चुअली है क्या, तो सी है जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर या सिस्टम बोल सकते हैं। सी है जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर, तो स्पीड तो पॉजिटिव में ही रहेगा, स्पीड ऑफ कंप्यूटर है। और एन नॉट क्या है, एन नॉट है नंबर ऑफ इनपुट, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है। तो इनपुट हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब कि इंटेजर होगा। समझ रहे हो बात को। तो एन नॉट क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट है, मतलब क्या हो गया, ये इंटेजर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि पॉजिटिव इंटेजर्स, एन नॉट हमेशा ही पॉजिटिव इंटेजर्स ही होगा। मतलब क्या हो गया यहां पर, एन नॉट है जो पॉजिटिव इंटेजर्स है। सी क्या है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर है। ये क्या है, मे बी फ्रैक्शन, मे बी फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन भी हो सकता है। सी ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही, ये बात पक्का है, लेकिन फ्रैक्शन हो सकता है सी। जबकि एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनपुट को बता रहा है, ये हमेशा ही पॉजिटिव इंटेजर ही होगा, मतलब इंटेजर भी होगा, पॉजिटिव भी है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब पॉजिटिव भी होगा। अब देखना है क्या, अब पूरे स्टेटमेंट को फिर से एक बार देखते हैं। क्या है, इफ एफ एंड जी बी टू पॉजिटिव फंक्शन, दो पॉजिटिव फंक्शन है एफ और जी एंड देयर एग्जिस्ट सी एंड एन नॉट कांस्टेंट, सी एंड एन नॉट एज अ कांस्टेंट वेयर सी ग्रेटर देन 0, जो कि है क्या, स्पीड ऑफ कंप्यूटर है। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है सी, लेकिन 0 से बड़ा होगा, और एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एन नॉट है क्या, नंबर ऑफ इनपुट है पॉजिटिव इंटेजर्स। इनपुट क्या, कुछ भी रन करवा रहे हैं सिस्टम में, प्रोग्राम में अगर रन करवा रहे हैं तो इनपुट तो देना पड़ेगा ना, वही नंबर ऑफ इनपुट्स है।
और सी क्या है? स्पीड ऑफ कंप्यूटर। दो कंप्यूटर के बीच का कंपैरेटिव स्पीड है। जैसे एफ और जी अलग अलग सिस्टम अगर एज्यूम कर रहे हैं तो एक कंपैरेटिव स्पीड है, ये सी है जो। तो ये फ्रैक्शन हो सकता है और ए नॉट हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा, नंबर ऑफ इनपुट है। इसके लिए क्या होगा? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। मतलब कि एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग पॉजिटिव फंक्शन है, जिसमें कि अगर जी एक्स में हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी एक्स में सी क्या है? कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है, फ्रैक्शन हो सकता है। अगर सी से मल्टीप्लाई करते हैं जी एक्स में, तब सी इंटू जी एक्स का टर्म जो है, टोटल टर्म जो है, सी इंटू जी एक्स का जो टर्म है, जो एफ एक्स से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है। मतलब क्या? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसका? सी इंटू जी एक्स का। तब हम लोग लिखेंगे, अगर एक कंडीशन फुलफिल होगा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, तब हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स। तब हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स। फिर से आराम से देखो एक बार क्या बोल रहा है। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो पॉजिटिव फंक्शन हम लोग लेते हैं, तब सी और एन नॉट दो कांस्टेंट है, जिसमें कि सी 0 से बड़ा है, फ्रैक्शन हो सकता है। सी 0 से बड़ा होगा, फ्रैक्शन हो सकता है। एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो कि केवल और केवल इंटीजर होगा। ये फ्रैक्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि स्पीड ऑफ कंप्यूटर है। एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनपुट है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। 2.5 इनपुट ले सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इनपुट्स में 2.5 ले सकते हैं क्या? आधा इनपुट क्या लेंगे? या तो 2 इनपुट लो, या तो 3 इनपुट लो, या तो 4 लो, या 5 लो, मतलब इंटीजर ही होगा। तो एन नॉट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक से कम इनपुट ले सकते हैं क्या? कम से कम एक इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, या एक से ज्यादा ले लें। एक से कम 0.5 आधा इनपुट कैसा होता है? नंबर ऑफ इनपुट जब बात करना है, जब सिस्टम में इनपुट इंटर करोगे कुछ, कम से कम एक इनपुट करोगे, वही है नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तब क्या होगा? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। जब जी एक्स में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब एफ एक्स है जो सी इंटू जी एक्स से छोटा या इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ, तब अगर ऐसा हुआ एक कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट से ज्यादा n के लिए, मतलब कि एन नॉट एक ऐसा पॉइंट है, एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनपुट है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि एन नॉट का कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू होगा। इस कांस्टेंट वैल्यू से ज्यादा कितना भी इनपुट ले लें हम, इस एन नॉट के वैल्यू से ज्यादा, नंबर ऑफ इनपुट ही है ना, इस एन नॉट के वैल्यू से ज्यादा कितना भी इनपुट हम ले लेंगे, तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लेते हैं कि एन नॉट का वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 से कम रहेगा एन का वैल्यू, तो हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स नहीं हो सकता है अगर एन का वैल्यू एन नॉट से कम रहेगा तब। लेकिन अगर एन का वैल्यू एन नॉट से, मतलब कि 10 से ज्यादा रहे, 10 के इक्वल या 10 से ज्यादा रहे, तब हमेशा ही 10 से ज्यादा क्या है? 11 रहे, 12 रहे, 1 लाख रहे, 1 करोड़ रहे, 10 लाख रहे, कुछ भी रहे, 10 से ज्यादा अगर रहेगा इनका वैल्यू, नंबर ऑफ इनपुट, तब हमेशा ही ये कंडीशन सही होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। अगर ऐसा हुआ तब हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू बीगो जी एक्स। बीगो यही है, बीगो नोटेशन यही है।
अब अभी नहीं जो समझ में आया होगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट को देख लिए हो ना, अभी तो क्वेश्चन बनाया नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे पूरा ही समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट यही है। अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो क्या है, बिगो नोटेशन क्या है भाई, इफ f(x) and gx be two positive function and there exist c and n not as a constant where c greater than 0, n not greater than equal to 1 and f(x) less than equal to c into gx for all n greater than equal to 0, then it implies f(x) equal to bigo of gx। मतलब कि f(x) और gx दो पॉजिटिव फंक्शन रहे और c और n नॉट दो कांस्टेंट रहे, जिसमें कि c 0 से बड़ा है, n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब अगर f(x) लेस देन इक्वल टू c इंटू gx हो जाए फॉर ऑल, सब n के लिए, जो n से n नॉट से ग्रेटर या इक्वल टू है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट रहे सब n के लिए, ये अगर सेटिस्फाई कर जाता है तब हम लोग लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx। बस यही है बिगो नोटेशन। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग करते हैं क्या, कोई छोटा जगह में क्वेश्चन बनाते नहीं, इसको मिटाते ही है, मिटा देते हैं, ऐसे याद रहेगा, ये चीज नोट्स में रहेगा ही तुम लोग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में सबको देखना, सी कहां कैसे आया है, एन कहां पर कैसे आया है, एन नोट क्या था, सब देख लेना है। ठीक, इसको मिटाते हैं, इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, पूरा पूरा समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, अभी इसमें कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट ही तो है। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दो पॉजिटिव फंक्शन अगर है, दो पॉजिटिव फंक्शन अगर है, उसके साथ में दो ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दो ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है c और n नॉट, जिसमें कि c 0 से बड़ा है, n नॉट 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तब पहला फंक्शन f(x) लेस देन इक्वल टू c इंटू gx हो जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx। यही स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि f(x) और gx दो फंक्शन लेकर, अब देखते हैं f(x) और gx दो फंक्शन लेकर देखते हैं, और सेम चीज को करके देखेंगे पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन 1 है। यहां क्या है, f(x) इक्वल टू n gx इक्वल टू n प्लस 50। f(x) क्या है, n है, gx क्या है, n प्लस 50 है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है, f(x) n है और gx n प्लस 50 है। ठीक, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग का काम क्या है, हम लोग काम है फाइंड c एंड n नॉट। यही कांस्टेंट था ना, यही कांस्टेंट था ना, ये दो कांस्टेंट क्या था जिसमें c ग्रेटर देन इक्वल टू, c क्या है, ग्रेटर देन 0 है, n नॉट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यही चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहां पर देखना है। तो क्या करेंगे, और वो होने के बाद में क्या होना चाहिए, वो होने के बाद में f(x) लेस देन इक्वल टू c इंटू gx, c जो लिए c इंटू gx। अब देखो कैसे करेंगे, f(x) है ना, n है ना, f(x) एक फंक्शन, n को यहां लिख दिए, उसके बाद n प्लस 50 को यहां लिख दिए, c इंटू f(x) क्या है, n है, n यहां लिख दिया, मतलब ये f(x) है, लेस देन इक्वल टू
c इंटू जी एक्स क्या है, n प्लस 50 है, n प्लस 50 है, यही था ना। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स अगर रहेगा तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे कि c और n नॉट का क्या वैल्यू लिया जाए, c और n का क्या वैल्यू लिया जाए कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो मान लेते हैं कि c का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 से ही स्टार्ट करेंगे, c ग्रेटर देन 0 है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट किए और n का वैल्यू भी 1 अगर लेते हैं तब ये कैसा दिखेगा, तब कैसा दिखेगा है, देखो n 1 है ना, तो 1 हो गया n की जगह पर, लेस देन इक्वल टू c कितना है 1 इंटू n प्लस 50, n क्या है 1 है, 1 प्लस 50 कितना हो गया 51 हो गया, मतलब 1 इंटू 51 कितना हो गया 51 ही हो गया। तो 1 लेस देन 51 है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 51 है क्या, हाँ है, अरे इक्वल नहीं है, छोटा तो है ही, 1 है जो 1 इंटू 51 क्या है 51 हो गया। तो एक है जो ये कॉमन से छोटा है क्या, छोटा है, या तो छोटा रहे या तो इक्वल रहे, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू बीगो ऑफ n प्लस 50, तब हम लोग ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इनडायरेक्टली लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स, यही हुआ ना, यही हुआ ना, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स, एफ एक्स क्या है यहां है, जी एक्स क्या है ये है बीगो, मतलब क्या है कि यहां पर c और n नॉट का वैल्यू क्या आया, तो c का वैल्यू 1 है और n नॉट का वैल्यू कितना है 1 ही तो लिए हैं, मतलब कि अब यहां से कितना भी ज्यादा आगे जाते हैं, मान लो यहां n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 52 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 52, हाँ है, n का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो यहां पर 10 आएगा, यहां पर 50 प्लस 10 60, 10 लेस देन इक्वल टू 60, हाँ है, मतलब कि अब इस n नॉट से 1 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू हम लेते हैं तब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एक्स बन जाएगा। तो यही तो हम लोग वहां बात कर रहे थे ना, अब यही बात किए थे ना, क्या बात कर रहे थे, जो c एक कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0 है और n नॉट एक ऐसा कांस्टेंट रहे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया n नॉट ऑफ कोर्स, और n नॉट ऐसा एक पॉइंट रहे, ऐसा वैल्यू n नॉट का रहे कि जिस वैल्यू से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जिस वैल्यू से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तब हम लोग का कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू c इंटू जी एक्स, यही है ना। यहां पर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, मतलब कि n नॉट से स्टार्ट करके कहीं भी इनफिनाइट तक हम लोग चल जाएंगे तब भी एक कंडीशन हम लोग का फुलफिल होना चाहिए। दिख गया ना कैसे फुलफिल करना है, c का कुछ वैल्यू लेंगे चेक करेंगे, n नॉट का कुछ वैल्यू लेंगे चेक करेंगे, ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि उसके आगे सब वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पर 1 लिए हैं, यहाँ पर अगर 100 लेते हैं, मान लो यहाँ अगर 100 लेते हैं तो ये 100 प्लस 50 150 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 100 आ गया, 100 लेस देन इक्वल टू 100 प्लस 50, हाँ है, 150 से 100 तो छोटा ही है, या तो लेस देन रहे या फिर इक्वल हो जाए, यही पर्पस है हम लोग का। समझ रहे हो c क्या है, n नॉट क्या है, समझ रहे हो। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन में समझ जाओगे जो, अच्छा इसको रहने देते हैं, फाइंड क्या करना है c और n नॉट, इसको रहने देते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। करना कुछ नहीं है, बस फंक्शन को ऑब्जर्व करना है, क्या फंक्शन है, और सी और एन नॉट का वैल्यू क्या होगा, जिसमें कि हम लोग का कंडीशन जो है बीगो में क्या कंडीशन है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। यहां पर लिख भी सकते हैं क्या, बीगो में एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स बन जाए। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स, या फिर सी इंटू जी एक्स लिखते हैं, बीगो तो ऐसे भी कवर होता है, लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स बन जाए। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में क्या लेते हैं हम लोग इक्वेशन लेते हैं दो, मतलब दो फंक्शन लेते हैं। तो दो फंक्शन कैसा है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू n प्लस 20 लिए और जी एक्स इक्वल टू एन लिए, जी एक्स इक्वल टू एन लिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एन प्लस 20 है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग करना है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। तो यहां क्या करेंगे, एफ एक्स क्या है, एन प्लस 20 है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स क्या है, एन है। एक कंडीशन को हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। अब एक कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या होगा, अब कुछ वैल्यू लेंगे, क्योंकि सी और एन क्या है, सी और एन क्या है, कांस्टेंट है। सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और एन नॉट का वैल्यू, देखो यहां पर सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, एन नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो एन नॉट 1 से स्टार्ट करेंगे, सी को लेते हैं, मान लो सी को 1 लेते हैं, एन का वैल्यू भी 1 लेते हैं, तो क्या होगा, एन क्या होगा यहां पर देखो 1 प्लस 21 लेस देन इक्वल टू सी कितना है 1 इंटू 1, तो 21 है जो 1 से छोटा या इक्वल है क्या, नहीं, 21 है जो 1 से छोटा नहीं है, मतलब कि ये वैल्यू 1 से काम नहीं चलेगा हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू 1 को कट करके 2 लिए हम लोग, अब लिए हैं 2। अब देखते हैं क्या होगा, ये तो n1 ही है, 1 प्लस 20 मतलब 21 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1, 21 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, अभी भी नहीं है। n का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 5 लेते हैं, n का वैल्यू को इंक्रीज किए 5 लिए, अब क्या है 5 यहां आया, 5 प्लस 20 25 लेस देन इक्वल टू, यहां लिखो 25 लेस देन इक्वल टू सी कितना है 2 है, n कितना है 5 है, 2 इंटू 5 10 हो गया, 25 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 25 से जो 10 से छोटा है क्या, नहीं है, मतलब ए भी नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पर 10 लेते हैं, इनका वैल्यू 10 लेकर देखते हैं, जब 10 लिए हैं तो क्या होगा 10 प्लस 20 मतलब यहाँ हो गया 30 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, 30 लेस देन इक्वल टू 20 है क्या, नहीं, अभी भी नहीं है। तो अब यहां पर हम लोग लेंगे 15 लिए तो क्या होगा 15 प्लस 20 कितना हुआ 35 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 15 35 लेस देन इक्वल टू 30 है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, मतलब इसका वैल्यू को। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ 25 है 10 है, डिफरेंस कितना का है 15 का है, यहाँ पर देखो 20 है और 30 है, डिफरेंस कितना का बचा है 10 का ही बचा है, यहाँ पर 30 है और 35 है, डिफरेंस 5 का ही बचा है, मतलब कि हम लोग क्लोज आ रहे हैं।
इधर जो है वैल्यू इसके क्लोज हम लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे n को हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके क्लोज हम लोग आते जा रहे हैं। मतलब कि कुछ टाइम बाद हम लोग आ जाएंगे, फिर से बढ़ा कर देखते हैं। इसका वैल्यू 15 को काट कर यहाँ लिखे 20 लिखे तो क्या हो गया 20 + 20 कितना हुआ 40 लेस देन इक्वल टू 2 × 20 कितना हुआ 40 लेस देन इक्वल टू 40 है क्या? हाँ है। 40 लेस देन इक्वल टू 40 है ना, लेस नहीं है इक्वल तो है, लेस रहे या इक्वल रहे। अब देखो इसके आगे और बढ़ते हैं, हम क्या बोले थे कि लेस देन इक्वल टू एक बार नहीं रहे, जिस पॉइंट पर n का जिस वैल्यू पर n के जिस वैल्यू पर अभी 20 पर हुआ है ना, 20 पर एक कंडीशन सही हुआ है ना, 40 लेस देन इक्वल टू 40 सही हुआ है ना। देखो एक कंडीशन अभी सेटिस्फाई किया है, n का वैल्यू 20 है, तो हम क्या बोले थे कि n का वैल्यू अब इस n0 से कितना भी ज्यादा ले लें तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तभी मानेंगे कि n0 सही है हम लोग का। तो अब देखो यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 20 की जगह पर 50 लेते हैं, तब देखते हैं तो 50 जब लेंगे यहाँ पर क्या होगा 50 + 20 कितना हुआ 70 लेस देन इक्वल टू 2 × 50 कितना हो गया 100। 20 से ज्यादा लिए हैं, ये भी देखो सेटिस्फाई हो गया है। अब कोई भी वैल्यू लो यहाँ पर मान लो 100 ले लिए, अगर 100 लेंगे तब क्या होगा 100 + 20 120, मतलब कि 120 लेस देन इक्वल टू 2 × 100 200, मतलब कि यहां पर भी ये सेटिस्फाइड है। इसका मतलब n0 का वैल्यू c का वैल्यू यहां पर कितना है, c का वैल्यू है 2, c का वैल्यू 2 है ना, और n0 का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ था 20 से स्टार्ट हुआ था, तो n0 का वैल्यू क्या हुआ 20 हो गया। ये वैल्यू अगर रहेगा, ये कांस्टेंट c और n0 का ये अगर स्पेसिफिक वैल्यू होगा, c का 2 n0 का 20, तब ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं अब कि f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx, यही है ना, f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग c भी फाइंड आउट कर लिए और n भी मिल गया हम लोग को। मान लो c और n हम लोग को नहीं मिलता, c और n ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, तब क्या कहते कि बिगो नहीं है, एक कंडीशन नहीं है, मतलब एक यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx। ये क्यों हुआ है f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx क्यों हुआ है, क्योंकि c और n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, c और n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने में कैपेबल थे जब, इसका मतलब कि f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx हो गया। अगर नहीं मिल पाता हम लोग को, बहुत सारा ऐसे ही बढ़ते जाते, n का कुछ वैल्यू लेते, c का वैल्यू लेते, अगर पॉसिबल नहीं होता ये चीज, अगर नहीं कर पाते, तब एक कंडीशन बोलते कि सेटिस्फाई नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग तो कर पाए ना, देखो c का वैल्यू और n0 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो जब c और n0 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये पॉसिबल है। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, समझ रहे हो अभी तक, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेना है, और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी बताएंगे। क्या हो, ये क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा चेंजिंग होगा, तो क्या चेंजिंग होगा ये भी बताएंगे। सब तरह के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि कहां पर बिगो लिखना पॉसिबल है, कहां नहीं पॉसिबल है, ये तो पता होना चाहिए ना।
इसलिए आराम से सब क्वेश्चंस को देखेंगे, समझ लेंगे, इसमें पूरा पैटर्न दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, एफ का भी ये भी हटा लो। अब क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एफ को n स्क्वायर प्लस n। एफ है क्या, एफ क्या है, n स्क्वायर प्लस n है। gx क्या लेते हैं, gx हम लोग लेते हैं n स्क्वायर। अब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन ही लेना है ना, पॉजिटिव फंक्शन लिए हैं, एफ क्या लिए, फंक्शन ले लिए हम लोग, n स्क्वायर प्लस n लिए हैं, gx क्या लिए, n स्क्वायर लिए हैं। ठीक, अब हम लोग उसी कंडीशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का देखते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गया, हम लोग कैपेबल हो गए सी और n नॉट फाइंड आउट करने में, जिसमें कि कंडीशन सही हो जाए, मतलब कि बिगो एफ इज बिगो ऑफ gx लिख देंगे। अगर नहीं हो पाया, सी और n नॉट अगर नहीं फाइंड आउट कर पाए, मतलब कि एफ इज नॉट बिगो ऑफ gx, दोनों ही कंडीशन पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर एफ है ना, यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू c इंटू n स्क्वायर, यही है ना, इसी को सेटिस्फाई करना है ना हम लोग को, यही है ना। देखो एफ एक्स n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n, और gx क्या है, n स्क्वायर है, तो क्या लिखे हैं, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू c इंटू gx, यही लिखे हैं हम लोग। तो यहां पर देखेंगे क्या, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कुछ वैल्यू कि c और n नॉट पॉसिबल है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि c का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है, मान लिए स्टार्ट किए हैं हम लोग, n का वैल्यू 1 है। अगर तो देखते हैं पुट करके वैल्यू को, n 1 है ना, n का वैल्यू 1 है ना, n स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या है, c का वैल्यू 2 है, वहां पर 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, हाँ है, हो गया सेटिस्फाई। अगर यहां पर c के जगह पर अगर 1 लिए होते, c के जगह पर अगर 1 लिए होते, तब क्या होता, यहां पर यहां आता 1 प्लस 1, क्योंकि ये तो n का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 लेस देन इक्वल टू c का वैल्यू 1 इंटू 1 2 लेस देन इक्वल टू 1, नहीं पॉसिबल था। 2 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, कंडीशन फेल हो गया। तो हम लोग क्या किए, c का वैल्यू 1 ना लेकर 2 ले लिए, 2 लिए जैसे ही तो सेटिस्फाई हो गया। अब n का वैल्यू कुछ बढ़ा भी लेंगे, मान लो यहां पर n का वैल्यू 5 कर लिए, तब क्या होगा, n का वैल्यू को इंक्रीज करके देखते हैं कि n नॉट से ज्यादा तो हर जगह सेटिस्फाई करेगा ना, n नॉट से पहले की बात नहीं करेंगे, लेकिन n नॉट से ज्यादा कहीं भी हम लोग चल जाएंगे तब a सेटिस्फाई होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू c इंटू gx होना चाहिए, कितना भी लार्ज वैल्यू पर ले। तो n नॉट का वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं, तो 5 लिए तो क्या हो गया, 5 है ना, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 मतलब कि 30 हो गया, 30 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50 हो गया, यहां हो गया 50, 30 लेस देन इक्वल टू 50 है क्या, हाँ है, मतलब कि हम लोग c फाइंड कर ले रहे हैं और n नॉट ऐसा फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो यहां क्या हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू क्या हुआ, c का वैल्यू देखो 2 है, c का वैल्यू 2 है, और n नॉट का वैल्यू क्या है, वो 1 में ही सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब कि n नॉट का वैल्यू 1 है। अच्छा एक और चीज देखो, n नॉट 1 लिए थे तब भी सेटिस्फाई किया था, और 5 लिए
तब भी सेटिस्फाई किया। ठीक, एन नॉट का वैल्यू 1 लिए तब भी सेटिस्फाई किया था, 5 लिए तब भी सेटिस्फाई किया है। तब एन नॉट यहां 1 क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे? सी का वैल्यू तो 2 सही है, लेकिन एन नॉट का वैल्यू 1 लिए थे तब भी सेटिस्फाई कर रहा था, 5 लिए तब भी कर रहा है। तो एन नॉट का वैल्यू 1 भी है और 5 भी है। तो लेना किसको है? लेना है जो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम को लेना है? क्योंकि मिनिमम से 1 से जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो बता ही रहे हैं भाई कि एन नॉट से ज्यादा कितना भी बड़ा चला जाए, एक चीज, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा। तब 1 से बड़ा 5 ले लें या 10 ले लें या 20, 50, 100, 150 कुछ भी ले लें, ये तो सेटिस्फाई होगा ही। मतलब कि एन नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्टार्ट होकर कितना भी ज्यादा नंबर एन को बढ़ा दें, एन क्या था? नंबर ऑफ इनपुट ही था ना। एन क्या था? नंबर ऑफ इनपुट था ना। तो जब एक इनपुट के लिए सही हो रहा है, एक इनपुट के लिए सही हो रहा है, आप उससे ज्यादा कितना भी नंबर ऑफ इनपुट दे देंगे तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। और सी क्या है? स्पीड, कंपैरेटिव स्पीड बिटवीन कंप्यूटर्स। सी क्या है? फ्रैक्शन भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 0 ही होगा। एन नॉट क्या है? इंटीजर ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स है। नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? या तो एक इनपुट लो, 2 लो, 4 लो, 10 लो, 50 लो, इंटीजर में ही लेंगे। नंबर ऑफ इनपुट का बात हम कर रहे हैं, हम इनपुट का नहीं केवल बात कर रहे हैं। इनपुट में तो हम लोग 2.5 ले सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ इनपुट नहीं। ये नंबर ऑफ इनपुट तो एक ही है ना, समझ रहे हो? इनपुट में हम लोग 2.5 ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं, 3.7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं डेसिमल में, लेकिन ये नंबर ऑफ इनपुट तो एक ही है ना। मान लो एक इनपुट लेते हैं 5.2, एक इनपुट है 2.1, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ इनपुट कितना हुआ? 2 ही हुआ। इनपुट का वैल्यू कुछ भी हो, नंबर ऑफ इनपुट है जो इंटीजर ही होगा, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। क्यों? अब 2.5 इनपुट कैसे लेंगे? 2 तो ले लिए, तीसरा इनपुट जब जैसे ही आएंगे तो क्या होगा? मान लो 6.2 है, तो 6.2 को आधा कैसे लेंगे? हाफ करके लेंगे क्या? 6.2 का हाफ करेंगे 3.1, ऐसा लेंगे क्या? अरे इनपुट जो है वही लेना है, मतलब कि नंबर ऑफ इनपुट हमेशा इंटीजर ही होगा और पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। तो सी और एन नॉट हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं जो fx इक्वल टू बीगो ऑफ gx, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो अब एक और चीज याद करो, समझ रहे हो बात को? आसान चीज है, सुनते रहना, कुछ नहीं करना, बस सुनना है। बाकी क्या क्या चीजें हम बता लेंगे, बस सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। एक चीज याद करो, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बता रहे थे तो क्या बोले थे? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि लार्जेस्ट लूप काउंट निकालना है, लार्जेस्ट वाले का। स्मॉलेस्ट है उसको इग्नोर करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते थे कि मान लो एक लूप है जिसका n आ रहा है पहला का, एक और लूप है दूसरा का n² आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लेंगे? n² ही लेंगे। एक का n आया था, दूसरे का n² आया था। मान लो ऐसा था, एक फॉर लूप था, इसके अंदर में कोई स्टेटमेंट है, फिर एक और फॉर लूप है, इसके अंदर में भी कोई स्टेटमेंट है। अगर इस फॉर लूप का अगर n आया है और इस फॉर लूप का अगर n² आया है,
तो हम लोग बोलते थे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n प्लस एन स्क्वायर। हम लोग क्या लिखते थे, n प्लस एन स्क्वायर लिखते थे ना। उसके बाद में क्या बोलते थे कि n प्लस एन स्क्वायर है तो n छोटा है, इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे बिगो ऑफ एन स्क्वायर। यही किए थे ना, यही ना किए थे, बिगो ऑफ एन स्क्वायर। क्यों लिख दिए थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि n प्लस एन स्क्वायर है जो लेस देन इक्वल टू ए कांस्टेंट c इंटू एन स्क्वायर पॉसिबल है, इसलिए हम लोग बिगो ऑफ एन स्क्वायर लिखे थे। इसको एक फंक्शन माने, इसको भी एक फंक्शन माने, एन स्क्वायर को भी फंक्शन माने, और c फाइंड आउट हो जाएगा जैसे यहां पर हो रहा है। यही तो है, एन स्क्वायर प्लस एन है, यहां पर केवल एन स्क्वायर है, तो c और एन नॉट का वैल्यू आ गया ना, मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स हो गया। तो हम लोग का एक्चुअल में ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग कर क्यों रहे हैं एक्चुअली, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि एफ एक्स जो आया है, जो वैल्यू हम लोग को आया है, जो कुछ वैल्यू है जिसका एग्जैक्टली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इससे बिगो ऑफ जी एक्स मतलब इससे थोड़ा बड़ा या इससे इक्वल फंक्शन हम लोग ले लेंगे। समझो बात को, n प्लस एन स्क्वायर है तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिए, एन स्क्वायर ले सकते हैं ना, तो आसान हो गया ना बिगो ऑफ एन स्क्वायर लेना। यहां पर मान लो 1 भी होता, 1 प्लस एक और यहां पर फॉर लूप होता जिसका कि 1 है, 1 है, कैसे फॉर लूप होगा, एक बार कैसे रन करेगा, i इक्वल टू 1 करेंगे, उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 1 कर दिए, फिर i प्लस प्लस कर दिए, एक लूप है, i इक्वल टू 1 में सही हो जाएगा, ये i इक्वल टू 2 जैसे ही जाएगा ये फेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब एक बार ही रन किया। अब एक बार करे या 10 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 बार ही तो रन किया ना, कुछ कांस्टेंट ही बढ़ेगा ना। यहां पर मान लो 21 ही हो गया, कुछ कांस्टेंट ही तो बढ़ रहा है, कांस्टेंट बढ़ रहा है ना। तो 21 प्लस एन स्क्वायर इतना लंबा लिखने से अच्छा है हम लोग क्या किए, इसको शॉर्ट बिगो फॉर्म में लिखने में क्या हो गया, बिगो ऑफ एन स्क्वायर केवल कर दिए। इसके लिए ही हम लोग इन नोटेशन को पढ़ रहे हैं, ताकि इजीली हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी उसे थोड़ा बड़ा सा लेकर, ये क्या है, जी एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू जी एक्स जब बोल रहे हैं, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स बोल रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं क्या कि फंक्शन जो भी है तो एन स्क्वायर के आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा का चेंजिंग नहीं आएगा, थोड़ा का ही डिफरेंस आएगा, कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा। ये कांस्टेंट ही है ना, सी तो कांस्टेंट ही है ना, सी कांस्टेंट ही है ना, इसलिए स्पेशली लिखा था सी और एन नॉट दोनों ही कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट का ही डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें क्या है, जो लार्जेस्ट फंक्शन रहेगा, फंक्शन में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको ले लेंगे। जैसे n है, n प्लस मान लो यहाँ पर 50 होता, तब भी हम लोग लिख देते क्या, एफ एक्स बिगो ऑफ जी एक्स। क्यों, क्योंकि 50 है ना, n को बढ़ाते जाएंगे, c को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, a इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो जाएगा। इसके चलते ही लार्जेस्ट लूप को हम लोग लेते हैं। तो बीगो नोटेशन का मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ, इसका मतलब कि बीगो नोटेशन क्या हुआ, बीगो नोटेशन हो गया अपर बाउंड, अपर बाउंड हो गया ना, बीगो नोटेशन अपर बाउंड हो गया ना, समझ रहे हो बात।
जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग का एग्जैक्टली आ रहा है, उसे थोड़ा सा बड़ा ले लिए। मान लो मेरे पास में 50 रुपया है, तो एग्जैक्टली अगर नहीं पता है कि 50 है, रफ एस्टिमेट है कि 50 से 51, 48, 45 कुछ भी रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा 60 से कम है, तो सही हो गया ना। अगर अपर बाउंड लिए, अगर 50 रुपया के आसपास है, एग्जैक्टली नहीं पता है कितना है, 50 के आसपास है, मान लो 80 रुपया है या 81 है, 75 है, 85 है, कुछ भी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। मतलब कि अगर 75 टू 85 में कोई वैल्यू है हम लोग के पास में, कोई इतना पैसा है, एग्जैक्टली नहीं पता है, तो क्या बोल सकते हैं कि 90 से लेस देन इक्वल टू है। मतलब कि ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 90। 90 क्या है, अपर बाउंड ले लिए हम लोग, अपर बाउंड ले लिए, थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर ले लिए कि 90 से एक्सीड नहीं कर सकता है। 75 से 85 रुपया अगर है तो 90 से ज्यादा कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, 90 से छोटा हो सकता है। तो हम लोग को एग्जैक्ट जब नहीं पता था तब हम लोग थोड़ा इसको बढ़ाकर ले लिए, अच्छा तो 90 से तो कम ही होगा, लिखने में आसान हुआ। बस वही चीज यहां करना है, नोटेशन का काम यही है, नोटेशन का यही काम है। इसके चलते ही बीगो नोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इसलिए ही पढ़ रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, उससे थोड़ा सा हायर वैल्यू ले लेंगे हम लोग। अब बोल दें कि इससे कम ही होगा, इससे कम या इक्वल होगा। जैसे एग्जैक्ट नहीं पता है तो बोल दिए क्या, 90 से कम या इक्वल होगा। तो यही है बीगो नोटेशन। अब बोलो तो जितना भी लिख रहे हैं हमेशा ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, कभी फेल होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं फेल होता है कि नहीं। अभी तक जो भी फंक्शन लिखे हैं वो सब में तो बीगो लिख ही लिए, मतलब कि सब जगह पास हो गया। अब बीगो जान लो, बीगो समझ लोगे, ओमेगा और थीटा बहुत आसान होगा, ओमेगा और थीटा आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि टर्म तो सेम ही रहेगा ना, टर्मिनोलॉजी थोड़ा ही चेंज होगा। तो इसीलिए जो भी चीज को समझना है ना, अच्छा से देखो एक बार, बस समझ में आएगा पक्का। आसान चीज है, बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, अपर बाउंड को लेना है। जो वैल्यू है एग्जैक्टली नहीं पता है ना, उसे थोड़ा बड़ा वैल्यू को ले लिए, बोल दिए कि इसे कम या इक्वल होगा, बस। 5000 रुपया है तुम्हारे पास में, अब काउंट नहीं किए हो पूरा, हो सकता है 10 रुपया कम रहे, 50 रुपया कम रहे, 100 रुपया कम रहे, 100 रुपया ज्यादा रहे, तो क्या बोल सकते हैं, जैसे 6000 से कम ही होगा, हो गया। तो अब एफ लेते हैं, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, और जी एक्स लेते हैं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 20। अच्छे से देख लो फंक्शन को, एफ एक्स क्या है, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, जी एक्स क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 20। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे, इस फॉर्मेट में लिख कर सी और एन नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 20। यही होगा ना, इस कंडीशन को ही हम लोग को फुलफिल करना है ना। इस कंडीशन के थ्रू हम लोग एन नॉट और
सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सी का वैल्यू मान लो यहां पर 2 लेते हैं। ठीक, n का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं। तो देखते हैं इस पर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। c का वैल्यू 2 है ना, n का वैल्यू कितना 10 है। 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, स्क्वायर कितना हो गया प्लस 100 प्लस 10, ये टोटल कितना हो गया 1110, मतलब 1110 लेस देन इक्वल टू, यहां क्या है 10 का वैल्यू क्या है, यहां 2 इंटू 10 है ना, n स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 10 प्लस 20, मतलब कि 100 प्लस 10 प्लस 20, यही है ना, मतलब कि 20 प्लस 10 30, 130 हो गया 130। 1110 130 से छोटा या इक्वल है क्या, नहीं है, फेल हो गया। अब इसे इंक्रीज करते हैं, मान लो यहां पर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तब चेक करते हैं होगा क्या। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि 20 ले लिए हैं हम लोग, तो अभी जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, अगर n का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये दोनों का डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब कि दोनों नंबर थोड़ा नजदीक आना चाहिए। तब हम लोग सोचेंगे क्या कि आगे जाकर कभी इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर n का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और दोनों नंबर और दूर बढ़ रहा है, दोनों का डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब कि हम लोग एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो थोड़ा आगे जाने पर यहाँ जो अभी दोनों के बीच का गैप है, थोड़ा और आगे जाने पर, थोड़ा और आगे जाने पर अगर गैप इंक्रीज हो रहा है, अगर गैप इंक्रीज हो रहा है तो कभी मिल सकता है क्या, ऐसा नहीं सोचेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे ही आगे जाते हैं तो गैप और भी इंक्रीज होता है। अभी इतना डिस्टेंस है, फिर आप थोड़ा आगे गए और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा लाइन है, अभी इतना गैप है, थोड़ा देर बाद जब आगे गए तो गैप थोड़ा कम गया, पहले जितना था इससे अगर गैप कम गया दोनों का, मतलब डिफरेंस अगर कम गया, तो क्या पता चलेगा कि आगे इन फ्यूचर कभी ये मिलेगा, मतलब कि एक पॉइंट पर दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक, यहां पर क्या नहीं हो सकता है। जब n का वैल्यू बढ़ाए हैं तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कम हो गया, मतलब कि सही रास्ता हम लोग जा रहे हैं। तो 20 लिए हैं, 20 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 3 0 8000 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 20, ये क्या है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसका 2 इंटू, यहां क्या है 20 का स्क्वायर कितना है 400 प्लस 20 प्लस 20, ये कितना हो गया। अच्छा, यहां पर 100 प्लस 20 प्लस 10 130 किए थे, इंटू 2 नहीं किए हैं। 130 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 260 हो गया, 260। अभी भी डिफरेंस है ही दोनों में, ये ज्यादा बड़ा है, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स ही है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, कितना होगा 8 4 2 0 लेस देन इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू हो गया 20 प्लस 20 कितना हुआ 40, 440 इंटू 2 880, मतलब यहां क्या हो गया 880, 8420 लेस देन इक्वल टू 880 है क्या, नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन
ये दोनों कंडीशन को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब क्या देखेंगे, ये दोनों कंडीशन जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ 260 है, यहाँ 1000 है, मतलब कि 1000 से कम ही डिफरेंस है दोनों के बीच का। यहाँ पर क्या है, यहाँ 880 है, यहाँ 8000 है, मतलब कि 7000 से ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ 1000 का डिफरेंस है, यहाँ 7000 का डिफरेंस हो गया, मतलब कि डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब कि ये दोनों ज्यादा दूर जा रहा है। n का वैल्यू आगे बढ़ते हैं जब, तो ज्यादा दूर दोनों फंक्शन जा रहा है, मतलब कि वो फंक्शन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब कि n को बढ़ाएंगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। जबकि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, n को बढ़ाने पर डिफरेंस और बढ़ जा रहा है, जबकि हम लोग को क्या चाहिए था, n को जैसे ही इंक्रीज करें तो गैप दोनों का डिफरेंस कम ना चाहिए, जबकि इंक्रीज हो रहा है गैप, मतलब कि n का आप कोई भी वैल्यू बढ़ाकर ले लेंगे तो ये गैप कम नहीं होने वाला है, मतलब कि ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात? तो अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसमें हुआ है, ऐसा क्या है दोनों में, दोनों फंक्शन में जो गैप बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, अभी तक तो हो रहा था। तो देखो, अगर c का वैल्यू 2 लिए हैं, अगर c का वैल्यू 2 को छोड़कर n ले लेते हैं, अगर c का वैल्यू n ले लेते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, c का वैल्यू n लेंगे, ये जो पूरा फंक्शन है c को साथ में लेकर अगर n लेते हैं तो क्या बन जाएगा, n इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस 20, तो क्या होगा, n इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया, n क्यू प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 20, मतलब कि 20n। अब ये फंक्शन ऐसा बन गया, c का वैल्यू अगर n लेते हैं तो n क्यू प्लस n स्क्वायर प्लस 21 बन गया है इस साइड, राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n क्यू प्लस n स्क्वायर प्लस n। यहाँ क्या है, देखो एक n क्यूब यहाँ है, एक n क्यूब यहाँ है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ भी एक n स्क्वायर है, यहाँ 20n है, यहाँ पर केवल ही n है, तो 20n है, यहाँ पर n है, कांस्टेंट का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर ही ले रहे थे यहाँ पर हम लोग, मतलब कि ये दोनों एक कंप्लीट अगर देखते हैं एफ को, और यहाँ पर c इंटू जी एक्स देखते हैं, अगर c का वैल्यू n है तब दोनों इक्वल हो जा रहा है, दोनों इक्वल, c का वैल्यू n लेने पर इक्वल हो रहा है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स, यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना। अगर यहाँ पर c का वैल्यू n लेते हैं तब तो सही हो रहा है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो गया ना, यही कंडीशन तो फुलफिल करवाना था हम लोग को। इसका मतलब क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स। लेकिन अब एक चीज सोचो, यहाँ किए क्या हम लोग, अभी यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, और गलती करके वहां वो सही आंसर हम लिख रहे हैं, जो कि आंसर सही नहीं है। अभी लग रहा है कि सही है, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में ही क्या बताए कि एफ एक्स और जी एक्स, और एफ एक्स दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, सी और एन नॉट कांस्टेंट होना चाहिए, समझ रहे हो बात, सी और एन नॉट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिए हैं, सी का वैल्यू हम लोग n ले लिए हैं, n कांस्टेंट है नहीं, n फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है ना n। जब n फंक्शन है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि ऐसा ग्राफ है, ग्राफ में जब प्लॉट करें कांस्टेंट को, कोई एक पर्टिकुलर जगह प्लॉट हो जाए। अब n को प्लॉट करो, देखो क्या होगा, जैसे ही इधर बढ़ते जाएंगे इस साइड में बढ़ेगा n, इस तरीके से कहीं होगा, यहाँ O1 लेंगे तो यहाँ O1 आएगा, ए पॉइंट आया,
2 लेंगे, यहाँ 2 आया, ये पॉइंट आया। 5 लेंगे, यहाँ 5 आया, ये पॉइंट आया। देखो एक ऐसा लाइन बन रहा है। तो एक पॉइंट में होना चाहिए। कांस्टेंट का मीनिंग ही यही होता है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक पॉइंट में ही रिप्रेजेंटेशन होगा ना। जबकि यहां तो इसका लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है n का। तो n क्या है? लीनियर फंक्शन है। तो फंक्शन नहीं लेना है ना, फंक्शन कहां लेना था? नहीं लेना था, स्टार्टिंग में ही तो बताए थे। जो c कांस्टेंट ही होगा और c ग्रेटर देन 0 होगा। ए नॉट भी कांस्टेंट होगा, ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों चीज को याद रखना है। फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इक्वल नहीं कर सकते हैं। यहां कांस्टेंट कुछ भी ले लो, 1 लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो, 1000 लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट ही होना चाहिए। 1 लाख ही क्यों ना ले लो कांस्टेंट। तो वो लोग 1 लाख ले लेंगे तो हो सकता है जो आगे सेटिस्फाई हो जाए, नहीं 1 लाख में भी होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, हम लोग क्या बोले हैं, C और N का, C और N नॉट का ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि उस N नॉट के बाद इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तब भी ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब अगर देखेंगे इस तरीके से हम लोग, यहां देखो एक चीज छोटा मेरा में बताते हैं कि C का वैल्यू से क्या डिफरेंस आने वाला है। अच्छा से एक बार देख लो, बस यही में है देखने में, इसके बाद का आसान रहेगा। यहां पर देखो, मान लो f(x) है जो n² लिए हैं, n² लिए, और gx है जो n लिए हैं। ठीक, n² लेस देन इक्वल टू c इंटू n, एक कंडीशन होना चाहिए इतना सेटिस्फाइड। f(x) अगर n² है, gx n है, n² लेस देन इक्वल टू c इंटू n होना चाहिए था। अगर हम लोग c का वैल्यू 100 अगर ले लेते हैं, c का वैल्यू 100 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं, तब क्या होगा ये सेटिस्फाइड? देखते हैं। देखो n का वैल्यू 1 है, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल टू c 100 इंटू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 100। हाँ, हो गया। मतलब कि यहाँ n² है, n है, तभी बराबर सही आ रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम क्या बोले हैं, n का ऐसा वैल्यू n नॉट का होना चाहिए कि उस वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाएं, कभी नहीं फेल होना चाहिए। अब देखते हैं फेल हुआ कि नहीं है। देखो c का बहुत बड़ा वैल्यू लिए थे ना, यही सोच कर लिए ना, c का वैल्यू जैसे ही बढ़ा लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सही में हुआ है अभी। अब 2 लेते हैं, n का वैल्यू 2 लेते हैं, क्या हो गया, 2² 4 लेस देन इक्वल टू 100 इंटू 200, ये सेटिस्फाई हुआ क्या? हाँ, ये भी हो गया। अब n का वैल्यू 50 लेते हैं, या फिर 50 छोड़ो 10 ही लेते हैं, अभी 10 लेते हैं n का वैल्यू, क्या हो गया, 10² क्या होता है, 100 लेस देन इक्वल टू 100 इंटू 10, कितना हो गया, 1000, 100 लेस देन 1000, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू 20 लेते हैं, 20 लेते हैं, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 लेस देन इक्वल टू 100 इंटू 20, कितना हो गया, 2000 हो गया। सेटिस्फाई हो गया क्या? हाँ, हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग 100 ले लेते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 100 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 1 पर 4 0, 10,000 हो गया, लेस देन इक्वल टू 100 इंटू 100, 10,000। अब देखो इक्वल आ गया है, पहले डिफरेंस इतना था, अब इक्वल आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 200 अगर वैल्यू लेते हैं,
200 वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तब क्या होगा? 200 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो है 40, मतलब कि 40,000 लेस देन इक्वल टू 100 इंटू 200 कितना हुआ? 20,000। आप बताओ 40,000 20,000 से छोटा है क्या? नहीं है। देखो फेल हो गया ना। सी का वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि सी का वैल्यू को बढ़ा लेंगे तो सेटिस्फाई कर देंगे। कितना बढ़ाओगे? कुछ कांस्टेंट ही बढ़ाओगे ना। सी तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पर अभी 100 लिए हैं, यहाँ 1000 भी ले लेंगे तब भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद में सब वैल्यू फेल हो जाएगा। जबकि हम लोग क्या बोले थे कि सी और एन नॉट का ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि उस एन नॉट से आगे इन्फिनिटी तक कभी भी एक बार भी फेल नहीं हो। एक बार भी फेल नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी फेल होता है मतलब कि एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि सी का वैल्यू कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट बहुत बड़ा ले लेंगे। कितना बड़ा ले लोगे कांस्टेंट? एन नॉट भी तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनपुट ही है ना। तो एन नॉट भी तो बढ़ते जाएगा। अभी 10 इनपुट पर चेक कर रहे हैं, 20 पर चेक करेंगे, 1000 इनपुट पर चेक करेंगे, 1,00,000 इनपुट पर भी चेक कर सकते हैं ना। फेल हो जाएगा आगे जाकर। समझ रहे हो बात को? इसलिए सी कांस्टेंट लेना है। पहला चीज याद रखना, सी कभी भी फंक्शन नहीं ले सकते हैं। यहां पर देखो अगर सी को फंक्शन लेते तो क्या होता? सी की जगह पर अगर फंक्शन लेते मतलब कि सी बन जाता n, यहाँ n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यहाँ n इंटू n। देखो n स्क्वायर हो जा रहा है ना। फंक्शन लेते अगर सी को तब एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है, लेकिन फंक्शन नहीं ले सकते हैं। मतलब कि यहां पर f(x) नॉट इक्वल टू बिगो ऑफ gx, ये यहां पर लिख सकते हैं। क्यों भाई? f(x) बिगो ऑफ gx नहीं है। ऐसा वैल्यू सी और एन नॉट का वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। वैल्यू मिलना चाहिए। वैल्यू मिलेगा तभी हम लिखते हैं f(x) इक्वल टू बिगो ऑफ gx। नहीं मिल रहा है। f(x) नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। f(x) नॉट इक्वल टू बिगो ऑफ gx। बस यही है यहां पर, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बिगो नोटेशन यही है, अपर बाउंड है। जो हम लोग को दिख रहा है, अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है उससे थोड़ा बड़ा जाकर ले लिए, ताकि बोल सकते हैं कि अच्छा इससे कम ही होगा। अपर बाउंड ले लिए। 1000 है, 1000 के आसपास है, मान लो 950 है, 1050 है, 900 है, 1100 है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं पता है बोल दें क्या? अच्छा 1500 से कम ही है। अपर बाउंड है 1500। 1500 अपर बाउंड है, 1500 से कम ले रहे हैं। यही है बिगो नोटेशन। इसके बाद में क्या था? इसके बाद में क्या था? ओमेगा नोटेशन। ओमेगा भी है ना। देखो बिगो हम लोग का हो गया ना। बिगो आसान लगा, हो गया। अब ओमेगा और आसान लगेगा, थीटा उससे भी आसान लगेगा।